दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो वो टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा आरएनए के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डीएनए के बारे में और जेनेटिक मटेरियल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, तो थोड़ा आरएनए भी देख लेते हैं कि आरएनए क्या होता है। आरएनए जो होता है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए हमारा सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और वैसे ही आरएनए जो होता है हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे हमने देखा था पुरानी वीडियोस में, और उसी तरीके आरएनए जो था हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, आरएनए बेसिकली हमारा 3 तरह का होता है। एमआरएनए जो कि होता है हमारा मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए दैट इज़ ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो तीनों हमारे आरएनएज हैं ये डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज़ में। जैसे कि अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो मैसेंजर आरएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है। उसी तरीके से राइबोसोमल आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है, एंड ट्रांसफर आरएनए जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है, जो कि हम आगे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर। अब अगर हम बात करें कि जो आरएनए है, जो दैट इज़ हमारा जो राइबोसोमल आरएनए है, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा अलग उसका हमें देखने को मिलता है कंपोजिशन। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमें 70S यूनिट देखने को मिलती है प्रोकैरियोट्स में ओवरऑल। और जो हमारे राइबोसोमल होते हैं 2 यूनिट से प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल यूनिट एंड लार्जर यूनिट। ठीक है, तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ओवरऑल जो होता है वो 70S यूनिट होता है। अगर उसका हम लार्ज एंड स्मॉल यूनिट पूछे तो लार्ज यूनिट जो होते हैं वो 50S होती है, और स्मॉल यूनिट जो है वो 30S होती है। उसी तरीके से अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो ओवरऑल जो होता है हमारा आरएनए जो होता है वो 80S यूनिट होता है, और अगर उसकी लार्जर यूनिट होती है वो हमारी 60S होती है, और जो स्मॉलर यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है 40S होती है। तो ये थोड़ी सी डिटेलिंग थी हमारी आरएनए के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी आप बोल सकते हैं, सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, और ये टेक प्लेस करता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, अगर डीएनए से हमारा एमआरएनए बन रहा है या डीएनए से हमारा आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे किसी भी तरह का एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, तो डीएनए से अगर हमारा आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अगेन ये भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर टेक प्लेस करता है। ठीक है, और अगर हमारा एमआरएनए या फिर आरएनए से हमारा नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये हमारा अगर करता है साइटोप्लाज्म में। तो ये जो मैंने बताया कि न्यूक्लियस में करता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो है ये भी न्यूक्लियस में करता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है साइटोप्लाज्म में, ये जनरली हमारे यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम वही प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में कोई स्पेसिफिक मतलब इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन नहीं होता न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए वहाँ पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तीनों ही हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन हमारा वहाँ पे हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, वाइल जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारा हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं रेप्लिकेशन। एक प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सा प्रोसेस क्या बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस की। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सेमी मतलब कि हाफ, ठीक है, कंजर्वेटिव कंजर्व करना, किसी चीज़ को कंजर्व करना, कि किसी चीज़ को हाफ कंजर्व करना। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए यानी आधा डीएनए को कंजर्व करना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जो वॉटसन एंड क्रिक, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे की हेल्प से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था, तो उसी टाइम पे इन्होंने एक डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक स्कीम भी प्रपोज की थी उसी टाइम पर ही। तो उस स्कीम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि आफ्टर रेप्लिकेशन, जैसे रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उसमें ईच डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगी और एक जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगी। मतलब कि जो भी हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है उससे, जैसे कि सपोज करो अगर हमारा एक भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये एक पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, ये रेप्लिकेशन के बाद हमारा 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, तो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं उसमें
दो, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, तो इस दो डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रैंड जो होगी वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगी दोनों में ही, ठीक है, और जो दो अलग दोनों बाकी जो दो स्ट्रैंड्स होगी दोनों में वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगी, ठीक है। ये हमारा बोलता है, इसी को हम तभी तो हम बोल रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, कि भाई जो दो डीएनए स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स हमारे जो बने उन दोनों ने ही एक एक स्ट्रैंड जो है पेरेंटल डीएनए से कंजर्व की है, तो यानी 50% उन्होंने डीएनए जो पेरेंटल का कंजर्व किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें कि साइंस है, तो साइंस में पता है कि फैक्ट्स पे चलता है, मतलब ठीक है थ्योरी में तो आपने बता दिया कि ये करके, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करोगे तभी ये कंफर्म किया जाएगा, बिलीव किया जाएगा कि हाँ ये एक्चुअली में जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए सेमी कंजर्वेटिव का भी कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया था, मेसलसन एंड स्टिग्ल्स ने, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी यही पड़ गया कि मेसलसन एंड स्टिग्ल्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने बैक्टीरिया लिया, कौन सा बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है। तो उसको नॉर्मली जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो N14 आइसोटोप का प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉर्मली। अगर हम नॉर्मली इसमें देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, उन्होंने उसमें N14 आइसोटोप का यानी हैवी आइसोटोप के उसमें उन्होंने उसको कल्चर किया है, ई कोलाई को NH4Cl15 वाले हैवी आइसोटोप में उसने कल्चर किया, काफ़ी जनरेशन तक उसने कल्चर किया, और फिर जिनको उनको आउटपुट मिला तो वो ये मिला कि जो डीएनए हमारा बना उसमें दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो N15 नाइट्रोजन की प्रेजेंट है, यानी कि हैवी आइसोटोप है, ठीक है। तो उसका जब सेंट्रीफिकेशन किया, सेंट्रीफिकेशन में वही अगेन मैंने बताया कि डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, और इसमें जो मीडियम सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है हम सीजियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी हद से। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये वाला जब हमने N15 देखा तो ये हैवी आइसोटोप है, तो ये एकदम जो हमारी सेंट्रीफिकेशन ट्यूब है उसके एंड में हमें ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है कलेक्ट होता दिखाई देगा, जो कि हैवी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये एक जनरेशन की, फिर इन्होंने क्या किया, ये वाला जो बैक्टीरिया है जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स जो है N15 की है उसको लिया। अब इस बार इन्होंने क्या किया, मीडियम चेंज कर दिया, इस बार इन्होंने क्या कि नॉर्मल यानी कि N14 लाइट आइसोटोप लिया नाइट्रोजन का, ठीक है, N14 वाला उन्होंने लिया, ठीक है, उसमें N15 वाला डीएनए को ग्रो किया, ठीक है। तो अब यही प्रूफ करने के लिए कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने थ्योरी पढ़ी, उसको प्रूफ करने के लिए कि ऑफ कोर्स अगर जब ये खुलेगा तो जैसा कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलता है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से जो दो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसमें एक स्ट्रैंड जो होती है पेरेंटल होती है, दैट मीन्स जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे उसमें एक एक स्ट्रैंड जो 15 N की होगी और एक जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगी वो N14 की होगी। क्यों? क्योंकि जो मीडियम में हमने उसे प्रोवाइड किया ऑफकोर्स उसी मीडियम से नाइट्रोजन कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो अपनी साइकिल जो है रेप्लिकेशन साइकिल जो 20 मिनट्स में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उन 20 मिनट्स बाद फर्स्ट जनरेशन का जब ऑब्जर्वेशन किया तो उनको इसी तरह के कुछ रिजल्ट्स मिले कि जो दो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स जो बने उनमें एक स्ट्रैंड जो है N15 डीएनए की थी और एक स्ट्रैंड जो है N14 जो कि न्यूली सिंथेसाइज हुई थी, जो कि मीडियम में उनको ग्रो किया था, वहाँ से उन्होंने अपटेक किया था नाइट्रोजन का, ठीक है। तो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स मिले तो दोनों में उनको इसी तरीके से एक स्ट्रैंड N15 जो कि पेरेंटल से मिली और एक जो न्यूली सिंथेसाइज थी उसमें N14 उनको देखने को मिला। तो दोनों मॉलिक्यूल जो हमारे हाइब्रिड बने। तो अगेन इसका सेंट्रीफिकेशन करने के बाद क्योंकि एज ये हाइब्रिड है, एक स्ट्रैंड लाइट और एक हैवी है, तो ये सेंटर में इनको कुछ इस तरह का सेंट्रीफिकेशन के बाद देखने को मिला, ठीक है। ये किया, फिर इसके बाद इन्होंने एक बार और रिपीट किया, ये तो F1 जनरेशन, फिर इनको आगे कंटिन्यू किया थर्ड जनरेशन के बाद रिजल्ट्स देखे कि उसके बाद अगर हम कंटिन्यू करते तो आगे कैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो F1 जनरेशन ली उसको थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन के लिए रखा तो 40 मिनट्स तक रखा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले ही दो हाइब्रिड्स थे, ठीक है। अगेन 14 मीडियम वाले N14 नाइट्रोजन वाले मीडियम में ही ग्रो किया। तो जैसे ये हमने तो ये पेरेंटल हो गया, अब यहाँ पे इसको हमने सेपरेट किया तो एक पेरेंटल यानी N14 ही आ गया और ये N15 चला गया। N14 के मीडियम में किया तो जो न्यू सिंथेसाइज हुई है वो N14 की आ जाएगी, जो न्यू सिंथेसाइज हुई वो N14 की स्ट्रैंड बन जाएगी। सेम इसके साथ भी हुआ, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, पेरेंटल दोनों ही हुए, ठीक है। तो अब जो ये सेकेंड जनरेशन के जो रिजल्ट्स निकले आफ्टर 40 मिनट के बाद अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या था, दो मॉलिक्यूल्स हमें हाइब्रिड के देखने को मिले और दो मॉलिक्यूल्स हमें लाइट वेट के, मतलब जिसमें टोटल दोनों स्ट्रैंड्स जो हमारी
N14 वाली है, ठीक है। तो दो यूनिट्स हमारे दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारे जो है हाइब्रिड मिले और दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारे लाइट वेट मिले। तो सेंट्रीफिकेशन के रिजल्ट हमने जो देखा उसमें क्या मिला, हाइब्रिड का कंपोजिट, हाइब्रिड और जो ये लाइट वेट वाली, इन दोनों का देखा, मतलब हाइब्रिड हमारा सेंटर में मिला जो पहले हमने मिला, और जो दो स्ट्रैंड हमारे पास लाइट थी तो वो थोड़ी और ऊपर में थी क्योंकि लाइट वेट है। तो हमने सेंट्रीफिकेशन का पता है, डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, जो हैवी होता है नीचे सेटल होता है और जो जितना लाइट वेट होता है वो उतना ऊपर हमें विजिबल होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया, मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है वो एक्चुअली कंसिडर किया जा सकता है, मतलब एक्चुअल में रियल में ये ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कि मतलब कि जो भी हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है पेरेंट्स, अगर वो न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बना रहा है तो उसमें हाफ वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, यानी एक स्ट्रैंड जो पेरेंट से कंजर्व करेगा और एक वो न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव कर दिया। अब आता है कि एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये तो हमने देख लिया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। अब बात आती है कि उसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें हेलिकेस एंजाइम यूज़ होता है। हेलिकेस, इसको हम अनजिपिंग एंजाइम भी बोलते हैं। एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन नाम से जैसे पता चल रहा है, रेप्लिका मतलब एज इट इज़ उसकी कॉपी, मतलब एक डीएनए की एज इट इज़ सेम कॉपी या सेम क्लोन आप बोल सकते हो फॉर्म करना है, जनरेट करना, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए को ही हम बना रहे हैं, उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो डीएनए बन रहा है तो इसलिए हम डीएनए पॉलीमरेज इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। डीएनए से बन रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट हो गया, और बन क्या रहा है डीएनए, तो डीएनए पॉलीमरेज हो गया। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो गया। आरएनए प्राइमेज यूज़ होता है और एक लाइगेज एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम ग्लू भी बोलते हैं। तो इन सब का फंक्शन कहाँ पे क्या होता है वो सब अब हम आगे देखते हैं, ठीक। तो जैसे हमें पता है कि जो डीएनए होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अपोजिट पोलर एंटी पोलैरिटी होती है, इसमें 5' 3' 5' होती है, ठीक है। हमें भी पता है कि जो हमारा ये है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो जो न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज करता है एक ही डायरेक्शन में करता है, विच इज़ अवर 5' to 3' 5' to 3' डायरेक्शन में ही वो न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, एप्लीकेट करता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऑब्वियसली बात है, तो अब हमें देखो, अभी हमारे पास ये डीएनए है, डबल हेलिक्स है और कॉइल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हमें इससे नए मॉलिक्यूल्स बनाने तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको अलग करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है हमारा हेलिकेस एंजाइम, अनजिपिंग एंजाइम। अनजिपिंग मतलब ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स को अनजिप करता है, उनको खोलता है, उनको सेपरेट आउट करता है, ठीक है। तो हेलिकेस का यहाँ पे फंक्शन हो गया। तो देखो, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ से हमारे दोनों स्ट्रैंड्स खुलना चालू होंगे, ठीक है, अनसेपरेट होना स्टार्ट होंगे, अनजिप होना स्टार्ट होंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। उस साइट को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है, जहाँ से हमारा डीएनए मतलब दोनों स्ट्रैंड्स जो एक दूसरे से अलग होना चालू, ठीक है। अब जैसे ही दोनों स्ट्रैंड्स अलग होती हैं एक दूसरे से, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है डीएनए के जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स है दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेंगी, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड मीन्स मतलब अब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गई, अब ये दोनों न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए कोडिंग्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो दोनों न्यू स्ट्रैंड्स जो है इनकी इन्फॉर्मेशन को रीड करके न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर होगा। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स हमारे टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। अब बात हो गई, अब हमारा पता है कि हमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, उसका फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, इनके रीड करके इनके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोटाइड चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डीएनए पॉलीमरेज में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा और न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। लेकिन एक दिक्कत है, ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है बहुत ढीठ है, मतलब ये ऐसा है कि मतलब मैं काम करूँगा लेकिन मैं खुद से चल के नहीं जाऊँगा, मेरे को ज़रूरत है कि मेरा कोई हाथ पकड़ के लेके जाए, मैं अकेला खुद से चल के नहीं जाऊँगा। तो इसीलिए इसको मतलब इसका काम कराने के लिए आरएनए प्राइमेज आता है, ठीक है। इसका काम कराने के लिए आरएनए प्राइमेज आता है, जो रेड हमें दिख रहा है ना, आरएनए प्राइमेज आता है। तो जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होगा वहाँ से हमारा आरएनए प्राइमेज आएगा, ठीक है। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, ये प्राइमर्स ऐड करता है। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर ऐड करता है। प्राइमर क्या होता है कि स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं आरएनए के, ठीक है। तो आरएनए प्राइमेज प्राइमर ऐड करेगा। प्राइमर क्या होता है, ये फर्दर डीएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट करेगा,
मतलब पकड़ के लेकर आएगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज सॉरी डीएनए पॉलीमरेज जो फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, फिर वो मर्जी में अपनी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा और न्यू स्ट्रैंड्स जो है सिंथेसाइज करता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गई कि मतलब काम ज़रूर करेगा लेकिन उससे चल के नहीं जाएगा। इस जनाब है, महाराजा हैं, तो इनको ज़रूरत है कि कोई इनका हाथ पकड़ के लेके जाए, इनसे काम करवाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे कि हमने पढ़ा देखा कि डीएनए पॉलीमरेज जो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, क्या 5 प्राइम टू 3'। ठीक है, अब जैसे हम इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी देखें तो 3 to 5 है, कि जब ये खुलेगी तो न्यू स्ट्रैंड जो यहाँ सिंथेसाइज होगी 5 to 3' डायरेक्शन में, ये जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो इस डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारा डीएनए खुलना चालू, अब ये हेलिकेज जो है ऊपर मूव करता जाएगा और स्ट्रैंड को खोलता जाएगा। तो ये वाली जो स्ट्रैंड बन रही है, सिंथेसाइज हो रही है न्यू स्ट्रैंड, ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होती जाएगी, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये खुलता जाएगा, ये स्ट्रैंड बनती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस सिंथेसिस, इसमें कोई बीच में कोई भी रुकावट किसी तरह का कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, तो इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे हम दूसरी तरफ में अगर देखें तो ये स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 5' to 3' है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा वो 5' to 3' नहीं, वो इधर से स्टार्ट करेगी, जैसे इधर से करी थी ये इधर से स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारा आरएनए प्राइमेज आया, फिर प्राइमर डाला उसने, फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किया और ये इस तरीके से मूव किया। तो जब तक ये इतना चल के आया बेचारा, तो यहाँ तक जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो इतनी देर में हेलिकेज और ऊपर चला गया, तो इसने और पीछे की स्ट्रैंड आगे स्ट्रैंड को खोल दिया। तो अभी हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज अब पीछे मुड़ के तो जाएगा नहीं, वो तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अभी ये तो यहाँ तक करता जा रहा था लेकिन पीछे और खुल गया, तो अभी क्या करेगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूसली चलता जा रहा था। तो अब ये क्या करेगा, वापस एक और नया प्राइमर ऐड होगा, प्राइमेज आएगा, वो प्राइमर ऐड करेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। तो इसी तरीके से ये ब्रेक्स में बनती जाएगी। यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी वो ब्रेक्स में होगी, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगा। ठीक है, इस स्ट्रैंड में एक साइड की स्ट्रैंड जो है डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस शो करेगी। ठीक है, इसलिए हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और ये जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स हैं, इन स्ट्रैंड्स को हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो इस तरह का जो हमें ये ट्रांसक्रिप्शन डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये दोनों चीज़ में हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना रहता है कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो शॉर्ट लेंथ होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स में, तो उसमें बहुत ईजीली प्रोकैरियोट्स में ईजिली डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। प्लस वहाँ पे जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो एक ही फॉर्क से खुल के पूरे में हो जाता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, काफ़ी जगह पे मतलब एक पॉइंट से, क्योंकि लीनियर होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में हमारा जो डीएनए तो लीनियर होता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो होता है, इसको काफ़ी जगह पे खुल के फिर वो कंटिन्यू होता है। एक और चीज़, अब ऐसा नहीं है कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है या जो रेप्लिकेशन हमारा प्रोसेस है डीएनए में कहीं भी किसी पॉइंट से इनिशिएट हो सकता है, नहीं। डीएनए जो हमारा डीएनए होता है उसमें स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन एक्टिवेट या इनिशिएट होता है। उन पर्टिकुलर रीजन्स को जहाँ से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा उन्हें हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वहाँ पे हमें पता इनिशिएट होता है, वहाँ पे जाके हेलिकेज बाइंड करेगा और फिर उनको वहाँ से जाके अनबाइंड करेगा और हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस करता है। तो यहाँ तक की बात पूरी क्लियर हो गई। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं जैसे कि अब जैसे हमारा ये देखिए तो हमने ये देख लिया डीएनए से डीएनए बना जो कि हमारा रेप्लिकेशन हुआ, न्यूक्लियस में हो गया, ये प्रोसेस कंप्लीट। अब दूसरा प्रोसेस क्या बताया हमारा, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे कैसे सब पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले ट्रांसक्रिप्शन एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, बेसिक यूनिट देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, या पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें डीएनए की एक स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन कॉपी की जाती है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच information from one of the strands of DNA is copied into the RNA। ठीक है, तो कॉपी की जाती है, तो जो हमारा डीएनए है उसकी एक स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन कॉपी कर जाती है आरएनए के फॉर्म में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि हमने पहली वीडियोस में देखा था कि जो डीएनए होता है वो बेसिकली स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है, बट वो खुद से अपना मतलब सेल्फ एक्सप्रेसिबल नहीं होता, मतलब जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको खुद से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको
आरएनए की ज़रूरत होती है। तो आरएनए आता है, आरएनए तो वही ये प्रोसेस है। तो आरएनए क्या करता है, डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी करता है, एज इट इज़ उसकी कॉपी कर लेते हैं, आप जीरोक्स बोल रहे, स्कैन करके लेके जाता है उस इन्फॉर्मेशन को, और फिर वो इन्फॉर्मेशन से पर्टिकुलर को फर्दर यूज़ करता है कि वो किस पर्टिकुलर चीज़ को किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, लाइक वो पर्टिकुलर किसी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, फॉर्मेशन के लिए, किसी हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए है, या किस जो भी चीज़ के लिए वो उसका फर्दर उसका एक्सप्रेशन करता है। ठीक है, तो ये काम होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो मेन आप कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं। तो इसमें 3 मेन रीजन्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, बहुत ये दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो 3 मेन रीजन्स होते हैं इसमें। एक प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, और टर्मिनेटर रीजन होता है। जैसे प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन हम बोल सकते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड पे वो पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट या स्टार्ट करेगा, उसे हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। उसी तरीके से एक रीजन होता है टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन पर्टिकुलरली वो रीजन होता है डीएनए स्ट्रैंड पे जहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म होगा या स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन डीएनए का वो पर्टिकुलर रीजन है जो स्पेसिफिकली आरएनए के थ्रू कॉपी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, या हमें एक स्ट्रक्चरल जीन वो पर्टिकुलर रीजन होता है, कोडिंग रीजन होता है जो कि इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है आगे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हमारा प्रोमोटर रीजन हो गया। प्रोमोटर जैसे ही हमें पता चल जाएगा उससे जस्ट इनिशिएट में हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है। ठीक है, अब जैसे डीएनए है तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती है। ठीक है, एक स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं और एक को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, अब हमें आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो आरएनए है वो डीएनए के सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करता है, दोनों स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन को कॉपी नहीं करता, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करता है। वो इसलिए भी रहता है क्योंकि अगर डीएनए जो है दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी कर, मतलब अगर आरएनए जो है डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी करेगा तो वो एक ही चीज़ के 2 अलग अलग प्रोटीन्स बना लेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अगर हमें इंसुलिन प्रोटीन बनाना है, ठीक है, तो डीएनए की एक स्पेसिफिक रीजन है, तो अगर ये दोनों साइड्स को कोड करता है और उससे प्रोटीन्स बनाता है तो 2 डिफरेंट इंसुलिन प्रोटीन्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ डीएनए की एक ही स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर ये दोनों एंटी पैरेलल होती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती है इन्फॉर्मेशन, जो अगर हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन पता है, स्ट्रैंड पता है, तो हम दूसरी ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग बता सकते हैं कि दूसरी स्ट्रैंड की सीक्वेंसिंग क्या होगी। तो उसी बेसिस पे अगर हम दोनों स्ट्रैंड से आरएनए की कॉपिंग कराते हैं तो आरएनए भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे। आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसीलिए वो हाईली एक्सप्रेसिबल होता है। ठीक, तो अगर हमारा डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा तो वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो भी डीएनए की तरह आगे एक्सप्रेस नहीं करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, तो जिसके कारण से हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है एक वेस्टफुल प्रोसेस हो जाएगा। तो इन सब प्रोसेस को, इन सब सिचुएशंस कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में इस तरह का सेटअप है कि डीएनए के सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो कॉपी की ही जाएगी, ट्रांसक्राइब की जाएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। ठीक है, तो जिस स्ट्रैंड को हम कॉपी की करेंगे, देखो हमें पता है कि अगेन वही वाली बात है कि जो हमारी स्ट्रैंड जो न्यू सिंथेसाइज होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। तो डीएनए में जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, बिकॉज उसके पर्सपेक्टिव में जो हमारी न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी, राइट। तो इसीलिए हम जिसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाए, जिसको देख के जिसको इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है एमआरएनए के थ्रू। ठीक, और दूसरी जो हमारी कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगी जिसका कोई जनरली ऐसा यूज़ नहीं होता, यानी मतलब उसको हम कॉपी नहीं करते। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गए जो कि बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक एक क्लियर बात हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन में 3 मेन प्रोसेस होते हैं दोनों में, इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में 3 स्टेप्स होते हैं। कौन से 3? इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, चलो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम अगेन इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन में हमें पता है क्या होता है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन, तो डीएनए से बन रहा है, तो यानी डीएनए डिपेंडेंट हो गया, बन क्या रहा है, आरएनए। तो हमें आरएनए
पॉलीमरेज चाहिए होगा, ठीक है। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा, ठीक है। ये बात है क्लियर। ये एक एंजाइम हो गया आरएनए पॉलीमरेज। फिर दूसरा क्या है कि हमें इनिशिएट करना है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, तो इनिशिएटिंग फैक्टर की भी ज़रूरत होगी। तो इनिशिएटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा फैक्टर, ठीक है। फिर अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको ख़त्म भी करना है, ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यूसली चलता जाए, तो उसको रोकने के लिए भी एक टर्मिनेशन भी टर्मिनेटिंग फैक्टर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो उस टर्मिनेटिंग फैक्टर को हम बोलते हैं रो फैक्टर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि फंक्शन किस तरीके से करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन फैक्टर में, तो ये किस तरीके से होता है। ये हमारा हो गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का। ये हमारा प्रोमोटर रीजन हो गया। अगेन हमें पता है कि वही वाली बात की जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी वही अकड़ू है कि मतलब आइडियल है कि मैं खुद से तो चल के जाऊँगा नहीं, मैं काम तो कर दूँगा लेकिन खुद से चल के जाऊँगा नहीं, मेरा कोई हाथ पकड़ के लेकर आए तो मैं काम करूँगा, ठीक है। वही वाला रूल डीएनए पॉलीमरेज की तरह इसका भी वही एटीट्यूड है, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि हमारे पास होता है सिग्मा फैक्टर, ठीक है, जो कि हमारे क्या इनिशिएटिंग फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आता है और वो प्रमोटर साइट पे जाके प्रोमोटर रीजन जो उस पर जाके बाइंड करता है, ठीक है। जैसे उसको बाइंड करता है तो आरएनए पॉलीमरेज बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को यहाँ तक ला के दिया, अब आगे का काम मैं कर लूँगा। तो वो फिर आगे का जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर ये होता है इलोंगेशन, मतलब कंटिन्यू करता जाता है, वो स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता जाता है और ऊपर की जो हमारी 3' 5' डैश की जो स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसकी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके एक आरएनए बनाता जाता है। एमआरएनए भी बोल सकते हैं, आरएनए, ठीक है, बनाता जाता है, सिंथेसाइज करता जाता है। यहाँ पे हमारा अपना जो सिग्मा फैक्टर है उसका काम हो जाता है, क्योंकि उसका काम होता है कि प्रोमोटर तक उसको पहुँचना, ठीक है। तो अपना जो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज मस्त धुन में चलता जा रहा है और कॉपी करता जा रहा है और आरएनए बनाता जा रहा है। फिर जैसे ये टर्मिनेटर रीजन आने लगता है, ठीक है, टर्मिनेटर रीजन आता है, वहाँ पे उसको रो फैक्टर मिल जाता है, बोलता है हाय दोस्त कैसा है। तो रो फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज का हाथ पकड़ता है, उसको जाके टर्मिनेटिंग फैक्टर मतलब टर्मिनेटर रीजन पे जाके लेके जाता है, वहाँ पे उसको मतलब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है उसको वहाँ पे ख़त्म कर देता है। तो जैसे ही टर्मिनेटर रीजन मिलता है तो वो फैक्टर अलग हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज वो भी निकल जाता है और यहाँ तक के प्रोसेस में जितनी भी हमारे आरएनए सिंथेसाइज हुई वो भी निकल के बाहर आ जाती है, ठीक है, वो भी अपनी सिंथेसाइज होकर आ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है। जिसे हम प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में हमारा सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है सभी तरह के आरएनए फॉर्मेशन, जैसे कि आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो इन सभी के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमारा एक ही तरह का कॉमन आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जैसे मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता नहीं है, तो ये हमारा साइटोप्लाज्म में ही अकर करता है। दूसरी एक थर्ड चीज़ क्या हो जाती है कि जो हमारा आरएनए है प्रोकैरियोट्स में मतलब इतना ज़्यादा जो बन के ये ऑलरेडी एक्टिव होता है इन नेचर, मतलब इसको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं। तो ये एक्टिव होता है कि ये फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस में जाए और प्रोटीन सिंथेसिस करे, इसको फर्दर किसी भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि हम अभी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था जो हमने देख लिया ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से उसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब यूकैरियोट्स में डीएनए भी लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, ठीक। अब हम अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज जो हमारे 3 तरह के यूज़ होते हैं। पॉलीमरेज 1 जो होता है ये आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है। पॉलीमरेज 2 जो होता है वो एमआरएनए, एचआरएनए जो कि हमारा हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है, इनके ट्रांसक्रिप्शन अगर कभी कराना होगा तो हमें पॉलीमरेज 2 यूज़ होगा। उसी तरीके से पॉलीमरेज 3 जो होता है वो टीआरएनए, 5S आरएनए जो कि स्मॉल रेगुलेटरी आरएनए होता है और SN आरएनए जो कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है। इन सब के ट्रांसक्रिप्शन की अगर कभी ज़रूरत होगी तो उसमें हमारा पॉलीमरेज 3 इन्वॉल्व होगा। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि हमारे प्रोकैरियोट्स में देखा जाए सिर्फ एक ही तरह का पॉलीमरेज यूज होता है सभी तरह के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है एकदम। बाकी का जो पूरा प्रोसेस हमारा इनिशिएशन, इनॉर्गेशन एंड टर्मिनेशन वो पूरा सेम होता है प्रोकैरियोट्स की ही तरह यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो मेन जो यहाँ पे डिफरेंस आता है वो क्या होता है कि जो हमारा आरएनए जो बन के आता है डीएनए से, आरएनए जो बन के आता है यूकैरियोट्स में वो प्री आरएनए होता है,
प्री mRNA होता है, मतलब कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि जब हम अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसमें बहुत कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उसको हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमारा प्री mRNA जो बनता है उसको जो कॉपी करता है उसमें भी बहुत कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए वो प्री mRNA होता है, उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो कोडिंग रीजन होता है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं और जो नॉन कोडिंग रीजन होता है उसको हम इंट्रॉन बोलते हैं। नॉन कोडिंग रीजन की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हमें इनफैक्ट प्री mRNA में से निकालने की ज़रूरत है, सो दैट हमारे पास कंप्लीट कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ RNA मिल सके, जो कि हमारा फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा प्री mR जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद यूकैरियोट्स में जो mRNA बनता है उसको प्री mRNA या फिर HNRNA भी बोलते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक्टिव नहीं होता है नीचे में, इसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है RNA प्रोसेसिंग। तो RNA प्रोसेसिंग में हमारे 3 स्टेप हो जाते हैं, 5' कैपिंग, RNA स्प्लाइसिंग एंड 3' टेलिंग बोलते हैं या 3' पॉली एडिनाइलेशन। 5' कैपिंग में क्या होता है कि देखो, कैपिंग मतलब कैप जो हेड पे लगती है, ठीक है, हमें पता है कि न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होती है वो 5' 3' डायरेक्शन में होती है। तो 5' हमारे क्या हेड हो गया, हेड पे हमें कैपिंग करानी। कैपिंग किसकी? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी हम हेड पे कैपिंग कर देते हैं। कैपिंग क्यों कर देते हैं कि सो दैट जो हमारा मैच्योर mRNA या एक्टिव mRNA जो बन के आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका फर्दर डैमेज ना हो सके, इसलिए हमने उसको हेड पे कैपिंग कर दी। उसी तरीके से टेल पे भी उसकी कैपिंग प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो टेल पे हम उसमें क्या कर देते हैं, 3' हो गया हमारा टेल, तो टेल पे हम क्या कर देते हैं, पॉली एडिनाइलेशन, यानी कि एडिनाइल ग्रैन्यूल्स, उसमें एडिनाइलेट ग्रैन्यूल्स ऐड कर देते हैं। अराउंड 200 to 300 यूनिट्स हम उसमें पे ए ग्रैन्यूल्स उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेलिंग हो गया। उसी तरीके से आता है RNA स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, जो हमारा इंट्रॉन रीजन है प्री mRNA में से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये अनकोडिंग रीजन है या नॉन कोडिंग रीजन है, इसके हमें रिमूव करने की ज़रूरत है। तो इन RNA स्प्लाइसिंग में इनको रिमूव कर दिया जाता है और फिर फाइनली एट द एंड हमें mRNA यानी एक्टिव mRNA मिल जाता है कंटिन्यूस, जिसमें हमारे सिर्फ एक्सॉन रीजन प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारा mRNA उसकी कैपिंग और टेलिंग भी हो चुकी है। अब ये जो हमारा mRNA ये एक्टिव फॉर्म में है, अब इसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस अब तक का हमने जो देखा, ये हमारा किसमें, यूकैरियोट्स की हम बात करें तो ये पूरा प्रोसेस हमारा न्यूक्लियस में अकर करता है, जब तक कि ये पूरा RNA प्रोसेसिंग का पूरा प्रोसेस भी जो हमारा न्यूक्लियस में अकर करता है। जैसे हमारा मैच्योर mRNA एक्टिव mRNA बन जाता है, फिर वो न्यूक्लियस से निकल के हमारा साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में जाकर फिर वो फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये प्रोसेस हमारा साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, जो कि हम ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी।